नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। सड़क पर चलते हुए आपने किसी ऐसे ऑटो को जरूर देखा होगा जिसके पीछे लिखा होता है, बड़ी होकर मैं ऑडी बनूंगी। ये बात और है कि ऑडी की स्पेलिंग भी उस पर ठीक नहीं लिखी होती, लेकिन मुगालते पालने में क्या जाता है, गालिब ख्याल अच्छा। कुछ ऐसे ही ख्याल मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के भी हैं। उन्हें लगता है कि जल्दी ही वे नरेंद्र मोदी या अमित शाह की जगह ले लेंगे और वे उसी शैली में बीजेपी मध्य प्रदेश को हाँकने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। इसके पहले कि मैं बात आगे बढ़ाऊँ, आपसे आग्रह है कि बाय मी ए कॉफ़ी का लिंक जो मैंने नीचे दिया है वहाँ पर जाएं और कृपया मेरे लिए कॉफ़ी खरीदें। वी.डी. शर्मा मध्य प्रदेश बीजेपी में एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने 2018 के विधानसभा चुनाव में विधानसभा का टिकट देने के लायक भी नहीं माना था। वी.डी. शर्मा ने बहुत कोशिश की कि उन्हें मोरेना से टिकट मिल जाए, लेकिन वो टिकट नहीं मिला। फिर उन्होंने कोशिश की कि उन्हें भोपाल की हुजूर सीट से टिकट मिल जाए, लेकिन वहाँ रामेश्वर शर्मा पहले ही थे, तो उन्हें वहाँ भी टिकट नहीं मिला और कुल मिलाकर उन्हें बिना टिकट के ही अपना काम करना पड़ा। वे प्रदेश बीजेपी में संगठन महामंत्री थे, तो वे संगठन का काम ही करते रहे। धीरे धीरे वे अपनी जड़ें मजबूत करते गए और इसमें अपने आका सुनील अंबेकर और दत्तात्रेय होसबोले की खिदमत में लगे रहे। उन्होंने अपने आकाओं के लिए पर्याप्त लक्ष्मी पूजन भी किया। उस लक्ष्मी पूजन का लाभ भी उन्हें मिला और अब जब वे प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बन गए हैं तो वे लक्ष्मी पूजन करवाने भी लगे हैं। ब्राह्मण आदमी हैं, तो जो जो नियुक्तियां उन्होंने की है उसमें उन्होंने लक्ष्मी पूजन का बहुत ध्यान रखा। वैसे एक बात और कही जाती है आजकल प्रदेश बीजेपी के बारे में कि प्रदेश बीजेपी की नियुक्तियों में 3 सी और 2 सी का बड़ा योगदान है। 1 सी का अर्थ तो मैं जानता हूँ, शायद उसका अर्थ है कैश, लेकिन ये सही है या नहीं इसकी पुष्टि मैं नहीं करता, आप ही पुष्टि। दरअसल बीजेपी में 2 धाराएं बहती हैं। एक धारा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जो जनसंघ के दौर से शुरू हुई थी, जिनकी पीढ़ियां जनसंघ के दौर से बीजेपी में है और वे बीजेपी को मजबूत बनाने में लगी हुई हैं। दूसरी धारा है आरएसएस से आए हुए लोगों की धारा। ये आरएसएस के लोग जो बीजेपी में महत्वपूर्ण पदों पर हैं, इन्हें बीजेपी में अनिवार्यतः बड़ी तवज्जो दी जाती है, ज़्यादा महत्व दिया जाता है। हर राज्य में बीजेपी के संगठन महामंत्री के रूप में आप देखेंगे कि आरएसएस से आए हुए लोग बैठे हैं और इन लोगों की तूती बोलती है पूरे प्रदेश संगठन में। कई बार तो ये होता है कि बीजेपी का प्रदेश संगठन महामंत्री मुख्यमंत्री को डिक्टेट करता है और कई बार मुख्यमंत्री गिड़गिड़ाते हुए नजर आते हैं प्रदेश बीजेपी के संगठन मंत्री के सामने, क्योंकि वो आरएसएस से आया हो। ऐसे ही आरएसएस से आए हैं हमारे प्रदेश के वी.डी. शर्मा जी। आरएसएस में उनके आका सुनील अंबेकर हैं और दूसरे आका हैं जो अभी दत्तात्रेय होसबोले साहब, जिन्हें बीजेपी के नंबर 2 की पोजीशन अभी मिली हुई है। अंबेकर साहब को भागवत साहब का बड़ा आशीर्वाद प्राप्त है और ये कहा जाता है कि इन सब के रहते वी.डी. शर्मा मध्य प्रदेश में बहुत मजबूत स्थिति में आ गए हैं और इसीलिए वे ख्वाब देख रहे हैं कि वे बीजेपी में अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपना दावा पेश करें। अपनी गोटियां बिठाने में व्यस्त हैं। पता नहीं इसमें कामयाब हो पाएंगे या नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश बीजेपी में एक से एक धुरंधर नेता हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो धुरंधर हैं ही, नरोत्तम मिश्रा हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, प्रभात झा हैं, प्रहलाद सिंह पटेल हैं। ये तो ऐसे दिग्गज नेता हैं जो मुख्यमंत्री बनने की काबिलियत कब से अरसे से रखते हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। इसके अलावा बीजेपी में मुख्यमंत्री बनने के कई प्रतिभाशाली लोग हैं जो दावेदार कहे जाते हैं। तो वी.डी. शर्मा वो शख्सियत है जिन्हें बीजेपी ने विधानसभा का टिकट देने के लायक नहीं माना, पर परिस्थितियां ऐसी बदली कि आरएसएस का निर्देश बीजेपी के संगठन को मानना पड़ा और जेपी नड्डा को उन्हें मध्य प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त करना पड़ा।
उनकी नियुक्ति की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। जब उन्हें विधायक का टिकट नहीं मिला तब उन्होंने लोकसभा के टिकट के लिए हाथ पैर मारना शुरू किया। उनकी पहली कोशिश थी कि उन्हें मुरैना से टिकट मिले, क्योंकि मुरैना जिले के ही गांव में उनका जन्म हुआ था। उनके माता पिता ग्वालियर में रहते हैं, भाई भी ग्वालियर में रहते हैं, तो मुरैना उनकी पहली चॉइस थी। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में हुआ ये कि नरेंद्र सिंह तोमर ने अपनी लोकसभा की सीट बदल ली और ग्वालियर के बजाय वे मुरैना से खड़े हुए। तो वी.डी. शर्मा साहब के लिए मुरैना की सीट अम्लानी द्राक्षा पलानी यानी खट्टे अंगूर होगा। फिर वी.डी. शर्मा साहब ने निशाना लगाया भोपाल सीट पर, लेकिन जब उन्हें यह बात पता चली कि भोपाल सीट पर कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को मैदान में उतार दिया है, तो उन्हें लगा कि यहाँ भी दाल गलने वाली नहीं है। बीजेपी संगठन ने भी कहा कि दिग्विजय सिंह के सामने हम वी.डी. शर्मा जैसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाएंगे ही नहीं। भोपाल में आलोक संजार उनके पहले लोकसभा सदस्य थे, उनका काम भी बहुत अच्छा था, कार्यकर्ताओं से सतत संपर्क में थे और मतदाता भी उनसे खुश थे। लेकिन बीजेपी को लगा कि आलोक संजार शायद दिग्विजय सिंह का मुकाबला न कर पाए, तो आलोक संजार का टिकट काट दिया गया और साध्वी प्रज्ञा को टिकट दे दिया गया। अब वी.डी. शर्मा के सामने मुरैना की सीट का विकल्प खत्म हो गया और भोपाल की सीट का विकल्प भी खत्म हो गया। तो तीसरा दांव उन्होंने खजुराहो सीट से लड़ा, क्योंकि खजुराहो सीट की खूबी यह है कि वहाँ कई बार बाहरी लोग चुनाव जीत चुके हैं। उमा भारती जी खजुराहो से सांसद रही हैं, इसके अलावा रामकृष्ण कुसमारिया सांसद रहे हैं। तो वो ऐसी सीट है जो उन्हें लगा कि वहाँ के लोग बाहरी उम्मीदवारों को तवज्जो दे देते हैं, तो यहाँ से उनको टिकट मिलना चाहिए। मज़ेदार बात यह कि जब उनके टिकट की घोषणा हुई तो पूरे खजुराहो क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं में असंतोष फैल गया। एक पूर्व विधायक ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। कई जगह वी.डी. शर्मा के पुतले जलने लगे, लेकिन वी.डी. शर्मा विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि देखिए साहब, मेरा तो ये पूरा इलाका मेरा है और मैं तो इस इलाके से अपना ताल्लुक़ रखता हूँ। उन्होंने अपनी रिश्तेदारी निकाली और ये बताया कि मेरे ननिहाल के लोग, मेरी पत्नी के ननिहाल के लोग छतरपुर इलाके में हैं और ये संसदीय क्षेत्र मेरा अपना क्षेत्र है। अब हुआ ये कि वी.डी. शर्मा साहब ऐसे प्रदेश अध्यक्ष हैं जिनका मध्य प्रदेश के 6 अंचलों में से 3 अंचलों में उनका दावा है। चंबल संभाग में वे पैदा हुए, तो चंबल के वे रहने वाले हैं। फिर जबलपुर क्षेत्र उनका कर्मभूमि रहा है, तो जबलपुर क्षेत्र कर्मभूमि के नाते वे उस क्षेत्र के हैं। उनकी शादी जबलपुर में हुई है। उनकी पत्नी एबीवीपी में उनके साथ काम करती थी और बड़े आग्रह और बड़ी जटिलताओं के बाद उनका विवाह हाल ही में कुछ वर्ष पहले संपन्न हुआ। तो जबलपुर उनकी जो महाकौशल का इलाका है वो उससे उनका ताल्लुक है। और फिर खजुराहो में जब चुनाव लड़े और मोदी लहर चली 2019 में, उस लहर में वे सीधे 3,81,000 वोटों से जीते। राज परिवार की एक सदस्य को उतारा था मैदान में, महिला सदस्य थी, उन्हें बीजेपी के उम्मीदवार ने हराया। इस तरह वी.डी. शर्मा ने खजुराहो में अपना वर्चस्व बना दिया। सांसद बनने के कुछ महीने बाद ही उन्हें बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया, क्योंकि मध्य प्रदेश बीजेपी में पिछले कुछ दिनों से ठीक ठाक नहीं चल रहा था। देखिए, कारण ये था कि 2018 के चुनाव में बीजेपी अपना अच्छा प्रभाव नहीं दिखा पाई। राकेश सिंह जबलपुर के सांसद थे, वे मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष थे, लेकिन मध्य प्रदेश बीजेपी की हार के बाद उनको कुछ न कुछ तो उनके साथ किया ही जाना था। लेकिन तत्काल उन्हें पद से नहीं हटाया गया, क्योंकि लोकसभा के चुनाव भी कुछ दिनों बाद थे। जब लोकसभा के चुनाव हुए तो मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटों पर केवल एक सीट कांग्रेस को गई, 28 सीटों पर बीजेपी जीत गई। इससे राकेश सिंह की स्थिति फिर मजबूत हो गई। ये लगा कि राकेश सिंह यहाँ प्रभावशाली है। देखिए, उन्होंने 29 में से 28 सीटें जितवा दी बीजेपी के लिए। लेकिन राकेश सिंह के साथ बात ये थी कि जातीय समीकरण उनके पक्ष में नहीं थे। ये बात कही गई कि देखिए साहब, 2018 के चुनाव में बीजेपी की पराजय का एक कारण ये रहा कि ब्राह्मण लॉबी नाराज है, इसलिए ब्राह्मणों को खुश करना चाहिए और इसी बहाने वी.डी. शर्मा को प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बना दिया। राकेश सिंह जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो वे 4 बार लोकसभा के सदस्य रहे थे, विधानसभा के सदस्य भी थे और जिला पंचायत के अध्यक्ष भी थे। उनके पहले नंद कुमार सिंह चौहान
बीजेपी के अध्यक्ष थे, प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष थे। वे भी लोकसभा के सदस्य रहे 5 बार, 2 बार विधायक रहे, जिला अध्यक्ष रहे, नगर पालिका अध्यक्ष रहे, काफ़ी नेटवर्किंग रहे। लेकिन वी.डी. शर्मा साहब की ऐसी कोई नेटवर्किंग न बीजेपी में रही, न विधानसभा के सदस्यों में रही, न लोकसभा सदस्यों में रही। लोकसभा सदस्य वे पहली बार बने और कुछ महीने बाद ही प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बने। तो उन्हें यह लगा कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा चमत्कार कर लिया है। हालांकि उस चमत्कार के पीछे आरएसएस के दिग्गजों का हाथ था, सुनील आम्बेडकर और दत्तात्रेय होसबोले जी का हाथ था। अब हुआ है कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में पहली बार गए थे, वो संसद की सीढ़ियों पर उन्होंने घुटनों के बल दंडवत करके प्रणाम किया था, संसद को देश के लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर बताया था। उसी स्टाइल में, उसी की नकल में वी.डी. शर्मा साहब ने भी संसद भवन में जाकर ठोक दिए थे। उन्हें लगा कि उनकी शैली से, उनके स्टाइल से बीजेपी बहुत खुश होगी, बीजेपी की आला कमान खुश होगी। विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी को बहुमत नहीं मिला और ज्योतिरादित्य सिंधिया की कंधे पर रखकर बीजेपी ने विद्रोह करवाया, 2 दर्जन से अधिक विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। विधानसभा में 28 सीटों पर उपचुनाव हुआ। तब उन 28 सीटों पर उपचुनाव के दौरान वी.डी. शर्मा ही प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष थे। उन 28 में से 19 सीटों पर बीजेपी जीत गई। इस तरह बीजेपी ने विधानसभा में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। शिवराज सिंह चौहान दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन एक बात यह हुई कि उस चुनाव में, उस 28 सीटों के उपचुनाव में सफलता का श्रेय 2 लोगों को मिला। शिवराज सिंह चौहान को मिला और दूसरे नंबर पर श्रेय मिला ज्योतिरादित्य सिंधिया को। बाकी बीजेपी के उम्मीदवारों ने, तमाम नेताओं ने अपनी काफ़ी ताकत लगा दी थी, लेकिन वी.डी. शर्मा को उसका पूरा तवज्जो नहीं। अब वी.डी. शर्मा को लगा कि वो किस तरह से अपना महत्व दिखाएं, किस तरह ये बात साबित करें, किस तरह अमित शाह और नरेंद्र मोदी के करीब जाएं, किस तरह की शगुफे छोड़ें कि उनकी चर्चा पूरे देश में हो, बीजेपी आला कमान में हो। तो उन्होंने राहुल सिंह लोधी के इस्तीफे का पटाक्षेप, उस राहुल सिंह लोधी के इस्तीफे की तरफ कदम बढ़ाया और ये वादा किया उनसे कि जब वो इस्तीफा दे देंगे तो विधानसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी का ही टिकट मिलेगा। और जिस तरह पिछले 28 उपचुनाव में से कई जगह, अधिकांश जगहों पर उम्मीदवार जीते हैं, कांग्रेस से बीजेपी में आए उम्मीदवार जीते हैं, ऐसे ही राहुल सिंह लोधी को दोबारा जितवा दिया जाएगा। राहुल सिंह लोधी को लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बनवाया गया, जो एकमात्र कॉरपोरेशन है जिसका कार्यकाल 4 वर्ष का है। अब वो विधानसभा के चुनाव में खड़े हुए, लेकिन राहुल सिंह लोधी चुनाव में बुरी तरह हारे। बुरी तरह क्या हारे? 17,000 से ज़्यादा वोटों से हारे। इस हार के साथ ही वी.डी. शर्मा की सारी प्रतिभा, उनकी सारी चतुराई धरी की धरी रह गई। उन्होंने पूरा जोर लगा दिया था दमोह के उपचुनाव में। उन्हें लगा था कि दमोह का उपचुनाव जीतने के बाद उनके सिर पर सेहरा बंधेगा कि देखिए कितने क्रांतिकारी नेता बीजेपी के हैं। ये आशा उन्हें थी। लेकिन जो बीजेपी की हार हुई, तो ये किसी के प्रति भी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इतनी बुरी हार होगी। वहाँ बीजेपी ने 22 मंत्री लगा दिए थे, 50 विधायक लगा दिए थे। 15 दिन तक खुद वी.डी. शर्मा वहाँ रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई बार वहाँ गए। हर बार उन्होंने ये कहा कि अगर यहाँ से राहुल सिंह लोधी जीते तो आप ये मानिए कि यहाँ 2 विधायक हैं, राहुल सिंह लोधी और दूसरा आपका मामा यानी शिवराज सिंह चौहान। प्रहलाद सिंह पटेल वहाँ डेरा डाले रहे। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती वहाँ गई। लेकिन इस सब के बाद भी वी.डी. शर्मा की राजनीति फेल हो गई और वो कल्पना उनको नहीं थी कि इतनी बुरी हार बीजेपी की हो। इस बुरी हार के लिए उन्हें ये चाहिए था कि वो जिम्मेदारी लेते। वे कहते कि हमने उम्मीदवार के चयन में कुछ गलती की है, हमने अपनी रणनीति में कुछ गलती की है। प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी पूरी जवाबदारी थी। लेकिन उन्होंने पूरी की पूरी जवाबदारी से पल्ला झाड़ लिया और उनकी तरफ से पूर्व मंत्री जयंत मलैया को नोटिस दिया गया और 5 मंडल प्रमुखों को, जयंत मलैया के पुत्र को, पार्टी से निष्कासित कर दिया। ये कहा गया कि इन लोगों के कारण पार्टी हारी, जबकि पूरा मतदाता समुदाय राहुल सिंह लोधी के पक्ष में नहीं था। तो ये मुगालता होना कि हम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम लोगों का भविष्य बनाते बिगाड़ते हैं, हम बीजेपी को बनाने वाले हैं,
ये भ्रम उन्हें हो गया था क्योंकि वो आरएसएस से आए हुए थे, उन्हें बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भावना का ज्ञान नहीं था। तो उनके इस रवैये के बाद बीजेपी के कई नेताओं ने बयान दिए, ट्वीट किए और ये बताया कि भाई ये बीजेपी है, ये आरएसएस नहीं है जहाँ कोई विचार नहीं होता, जहाँ केवल आदेश दिए जाते हैं उस पर अमल होता है। वीडी शर्मा के बारे में एक और दिलचस्प बात उमा भारती ने पिछले दिनों कही थी। उमा भारती ने कहा था कि वीडी शर्मा की शादी में उनकी प्रमुख भूमिका रही है, उन्होंने ही वीडी शर्मा को विवाह के लिए तैयार कराया, क्योंकि वीडी शर्मा विवाह के लिए तैयार नहीं थे। वो आरएसएस के थे, आरएसएस के प्रचारक थे और आरएसएस में प्रचारकों को विवाह करने की अनुमति नहीं है। ये बात और है कि आरएसएस के बहुत सारे प्रचारक बहुत सारे कारणों से बहुत सारी जगहों पर चर्चा में रहे हैं, वो अलग अलग कारणों से चर्चा में रहे हैं। उनकी चर्चा कहीं वीडियो के लिए है, कहीं ऑडियो के लिए है, अलग अलग कारणों से चर्चा में रहे हैं। आरएसएस से जो प्रचारक बीजेपी में जाते हैं उन्हें यह भ्रम होता है कि वे नैतिकता के पुतले हैं और वे आजीवन विवाह न करने का संकल्प लेते हैं। ऐसे विवाह न करने के फैसले के पीछे बहुत सारी बातें होती हैं, कही जाती है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं अविवाहित हूँ, मैं कुंवारा नहीं हूँ। इसका आशय आप समझ सकते हैं। तो इसी तरह अविवाहित रहने का फैसला वीडी शर्मा ने किया था, लेकिन कहते हैं कि जबलपुर में ही उन्हीं के एबीवीपी के साथ काम करने वाली डॉक्टर स्तुति से उनका दोस्ताना था और बाद में उमा भारती के निर्देश पर, उमा भारती की मध्यस्थता में उन्होंने डॉक्टर स्तुति से विवाह किया। तो ये एक दिलचस्प बात है कि एबीवीपी के ही बैकग्राउंड के दो नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं। वैसे आरएसएस के बहुत सारे नेता, बहुत सारे कार्यकर्ता अलग अलग कारणों से चर्चा में रहते हैं। कभी उज्जैन में किसी का वीडियो वायरल हो जाता है, तो कहीं गुजरात में किसी का वीडियो वायरल होता है, कहीं भोपाल में किसी का वीडियो वायरल होता है, कहीं जबलपुर में ऑडियो वायरल होता है। तो ये सामान्य घटना है और अब ये कानूनी भी है, इसलिए इसमें आपत्ति। तो कुल मिलाकर मित्रों ये बात है कि बीजेपी अभी एक बड़े निर्णायक मोड़ पर खड़ी है और कांग्रेस इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रही है, क्योंकि हाल ही में अब जल्दी ही स्थानीय निकायों के चुनाव होने हैं और उन्हें लगता, कांग्रेस के नेताओं को लगता कि जिस तरह लक्ष्मी पूजन के बाद मध्य प्रदेश भाजपा में मंडल अध्यक्षों की, जिला अध्यक्षों की, नगर अध्यक्षों की नियुक्तियां की गई हैं, वो कांग्रेस के हित में है, क्योंकि मूल कार्यकर्ताओं की उससे कहीं न कहीं उपेक्षा हुई है। इस सब का एक फायदा वीडी शर्मा को ये हुआ कि वीडी शर्मा की शक्ति बढ़ी है और वे अपने लिए लॉबिंग करने में ज़्यादा सक्षम हुए हैं। जो भी हो, वीडी शर्मा के लिए हमारी शुभकामनाएं, वे अपने लक्ष्य में कामयाब हों। एग्रीकल्चरलिस्ट हैं, एमएससी एग्रीकल्चर में किया है, कृषि के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है, विद्यार्थियों के लिए भी उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। जब वे नेहरू युवा केंद्र के उपाध्यक्ष थे, जो राज्य मंत्री का पद है, तब भी उन्होंने काफ़ी अच्छे कुछ काम किए हैं, जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। आज इस कार्यक्रम में इतना ही मित्रों। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कृपया ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट लिखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मेरे इस चैनल के वीडियोस का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।